हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल प्री इंग्लिश। गाइस, आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत ही खास होने वाली है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लिखा हुआ है आओ अंग्रेजी सीखे। जी हाँ गाइस, आज जाइए और अंग्रेजी को आज सीख जाइए, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही कमाल का टॉपिक करवाने वाली हूँ जो अब तक इस चैनल पर आपने नहीं सीखा होगा। और बिलीव मी गाइस, अगर आप वो सीखते हो तो आपको अंग्रेजी बोलने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आपके सामने कोई बहुत ही डींगे हाँकता है ना कि हमें अंग्रेजी आती है, तुम्हें नहीं आती है, तो गाइस ये क्लास अटेंड करो। आप भी अंग्रेजी आपको समझ में आ जाएगी और आप भी आगे वाले को बता पाओगे कि हाँ, हमें भी अंग्रेजी आती है, हमें भी अंग्रेजी समझ आती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट याद रखिए, ये क्लास जो है ना, ये हमारा पार्ट 1 है। ओके, इसके आगे भी सीरीज चलेगी जिसमें आपको डे वाइज मैं आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट करवाऊंगी। तो डे 1 में आज बहुत ही खास है, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तभी आप लाइक कीजिएगा, वरना आप नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अच्छी लगी, दिल से अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ये याद रखिए, एक वाक्य कैसे बनता है। यानी कि जब आप इंग्लिश बोलते हो, इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हो, तो सबसे पहले आपको वाक्य बनाना सीखना होगा। तो ये जो वाक्य है ना, ये वाक्य होते क्या है ना, ये वाक्य को कहा जाता है सेंटेंस। आप जो भी सेंटेंस, अब जो मैं हिंदी में बोल रही हूँ ना, अगर मैं उसे इंग्लिश में बोलूँगी या फिर हिंदी में ही अब मैं जो बोल रही हूँ ना, ये एक सेंटेंस है ना। जैसे मैं अच्छा हूँ, मैं एक टीचर हूँ, आप एक विद्यार्थी है। ये जो मैं सेंटेंसेस बोल रही हूँ, ये सेंटेंस है, वाक्य है। ओके, ये वाक्य बने होते हैं वर्ड्स से मिलकर। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ आई एम अ टीचर, तो इसमें अलग अलग वर्ड हमने यूज़ किया, तभी तो ये वर्ड पूरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ ना। सेंटेंस बनता है वर्ड्स को जोड़कर। एक ये हमारा वर्ड्स हुआ, एक ये हुआ, और एक ये हुआ, और एक ये हुआ, यानी कि 4 वर्ड्स हमने मिलाया तो एक प्रॉपर सेंटेंस बना, है ना। अब ये वर्ड्स कैसे बने होते हैं, लेटर्स को जोड़कर वर्ड्स बनते हैं। जैसे लिखा हुआ है टीचर, अगर टीचर में लेटर्स उल्टा पुल्टा हम लिख देंगे तो क्या टीचर बनेगा? नहीं। तो ये अलग अलग हमने वर्ड्स इसमें ऐड किया, अलग अलग लेटर्स हमने ऐड किया, तो ये बना वर्ड्स। और हमने इतने सारे वर्ड्स को एक साथ मिलाया तो बन गए सेंटेंस। समझ में आया ना। सबसे पहले हमें अक्षर या मात्रा की पहचान करनी आनी चाहिए, उसके बाद ही हम शब्द बना सकते हैं। अगर हम शब्दों को सटीक पढ़ना और समझ सकते हैं तो हम उसके वाक्य को भी आसानी से बना सकते हैं। जी हाँ, अब देखिए, ये जो लेटर्स होता है ना, ये लेटर्स के भी 2 टाइप होते हैं। एक होते हैं वॉवल्स और एक होते हैं कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, ये तो मैंने कई बार आपको बताया, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये तो आपको पता होगा ना, जो हमारा अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स होते हैं ना, ये लेटर्स हमारे 26 होते हैं। टोटल 26 लेटर्स होते हैं, जो कुछ स्वर होते हैं और कुछ व्यंजन होता है, यानी कि स्वर यानी कि वॉवल्स। वॉवल्स कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? तो वॉवल्स होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट होते हैं 21। जी हाँ, 26 टोटल लेटर्स हुए ना, तो ये 26 लेटर्स में 5 आपका वॉवल्स है और 21 आपका कॉन्सोनेंट है। 5 वॉवल्स क्या क्या है, A-E-I-O-U, ये हमारा 5 जो है वॉवल्स है। और B-C-D-F-G-H-I-J-K-L-M-N-P-Q-R-S-T-V-W-X-Y-Z, ये हमारा कॉन्सोनेंट है। जी हाँ। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि 26 लेटर्स में कितने वॉवल्स होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, तो आप बेधड़क जवाब दे सकते हो 5 वॉवल्स होते हैं। वॉवल्स क्या होते हैं, A-E-I-O-U, और जितने रेस्ट ऑफ द लेटर्स बच जाते हैं वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। ऑलराइट, तो ये वॉवल्स और कॉन्सोनेंट के बीच डिफरेंस आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेंटेंस की, क्योंकि हमने क्या सीखा, हमने यही जाना कि अगर आपको सबसे पहले आपको वॉवल्स और कॉन्सोनेंट का पता होना चाहिए। यही लेटर्स होते हैं, वॉवल्स या कॉन्सोनेंट ही हमारा लेटर्स होते हैं। अगर हमने लेटर्स जान लिया तो हमने वर्ड भी बना लिया, और वर्ड बना लिया तो सेंटेंस भी हम बनाना अब सीख रहे हैं।
तो सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। अब जो वर्ल्ड में जितनी भी सेंटेंसेस बोले जाते हैं, चाहे मैं बोल रही हूँ, चाहे आप बोल रहे हो, चाहे आपके पड़ोसी बोल रहे, चाहे आपके माता पिता बोल रहे, जो भी जो सेंटेंस बोलता है ना, वो सेंटेंस दो ही तरीके से बनाए जाते हैं। अब कोई सा भी सेंटेंस बोलो, मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं उठा हूँ, मैं सोया हूँ, राम खेल रहा है, वह पढ़ रहा है, मैं सो रहा हूँ, मैं वीडियो देख रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, ये जितनी भी मैंने सेंटेंसेस बोला ना, जो भी सेंटेंस चाहे आप बोल रहे हो, कोई और भी बोल रहा है, जो भी सेंटेंस बोली जाती है वो सेंटेंस दो ही तरह से बनाई जाती है। सिर्फ दो ही तरह के सेंटेंस होते हैं। एक सेंटेंस को बोला जाता है नो एक्शन और सेकंड सेंटेंस को बोला जाता है एक्शन। यानी कि आप जो दो तरह के सेंटेंसेस बोलते हो ना, एक सेंटेंस में एक्शन नहीं होता है और एक सेंटेंस में एक्शन होता है। बिना क्रिया का वाक्य, क्रिया यानी एक्शन यानी कि क्रिया, जो फिजिकली आप कोई काम करते हो, जैसे उठना, खाना, पीना, सोना, बैठना। अब मैं उठना, अब मैं बोल रही हूँ तो मुझे मूव करना पड़ रहा ना, यानी कि जिसमें आप फिजिकली शारीरिक रूप से जो कार्य करते हैं वो सारे एक्शन कहलाते हैं, वो सारी क्रिया कहलाती है। सो फर्स्ट टाइप जो नो एक्शन, यानी कि इसमें कोई क्रिया नहीं होगा। जैसे यह रवि है तो यह रवि है, रवि क्या एक्शन है? नहीं, हमने तो सिर्फ इसके स्टेट यानी कि अवस्था को बताया कि भाई ये रवि है, ये खड़ा है, ठीक है, ये बैठा है, ओके, तो खड़ा बैठा। अब देखिए, ये तो मैंने बता दिया ये रवि है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। बट अगर एक्शन वाले वर्ब की बात करो, यानी कि क्रिया वाले वाक्य की बात करो, तो आपका वाक्य होगा यह पढ़ रहा है। अब यह पढ़ रहा है यानी कि एक्शन हो रहा है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, दुनिया में जितने भी जो एक्शन वर्ब होते हैं ना, यानी कि क्रिया वाले जो वर्ड्स होता है ना, उनके लास्ट में आपको ना देखने को मिलता है। एग्जाम्पल देखना है, चलिए दिखाती हूँ। चलना, उठना, भागना, दौड़ना, खेलना, उठना, बैठना, सोना, रोना, धोना, बोलना, कहना, सुनना, सबके लास्ट में ना आ रहा है ना। जो शारीरिक रूप से आप जो भी कार्य करते हो, उन सब के लास्ट में आपको ना देखने को मिलता है। दैट मीन्स वो एक्शन है। अगर ना आया आपके सेंटेंस में, यानी वो एक्शन है। तो यह पढ़ रहा है यानी कि पढ़ना, पढ़ने का एक्शन हो रहा है, तो ये क्रिया कहलाते, ये वर्ब कहलाते हैं। चलना, उठना, भागना, दौड़ना, खेलना, ऐसे बहुत सारे वर्ब्स होते हैं। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई कि सेंटेंस दो ही तरह से बन सकते हैं, या तो एक नो एक्शन वाले सेंटेंस होंगे या तो एक एक्शन वाले सेंटेंस होंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अब नीचे देख लीजिए, वर्ड वर्ड वर्ड। जी, वर्ड को मिलाकर ही तो सेंटेंस बनते हैं। तो सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का पता होना चाहिए। सब्जेक्ट जैसे मैं, आप, रोहन, सोहन, सीता, गीता, आपके दोस्त, ये सब सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यानी कि जो कार्य को करता है। जैसे मैं बोल रही हूँ तो बोलने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ ना, यानी कि मैं क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। जो काम को करता है यानी कि जो क्रिया को करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। ओके, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वो सेंटेंस में टाइम का जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप टाइम बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आप जो सेंटेंस बोल रहे हो वो प्रेजेंट में बोल रहे हो, पास्ट में बोल रहे हो या फ्यूचर में बोल रहे हो, यानी कि अभी की बात कर रहे हो, कल की बात कर रहे हो या परसों की बात कर रहे हो, कैसे पता चलेगी? इसीलिए टाइम मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अब टाइम मेंशन करना मैंने बोल दिया तो क्या आप 2 o'clock, 3 o'clock, 7 hours ऐसे आप बोलोगे? नहीं, ऐसे टाइम मेंशन नहीं किया जाता, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। एंड आपको ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट यानी कि जिस पे कार्य होता है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ तो मैं पढ़ाने का काम क्या कर रही हूँ? किस पर कर रही हूँ? अंग्रेजी पर, यानी कि जिस पर काम करते हैं सब्जेक्ट, वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, तो ऑब्जेक्ट के बारे में क्लियर हो गया।
अब यहाँ पर थोड़ा आ जाते हैं एक्शन। ये तो नो एक्शन वाले मैंने बताया। अब एक्शन वाले ज़रा देखिए, इसमें भी सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का पता होना चाहिए। अगर आप एक्शन वाले की बात करो, सब्जेक्ट आपके आने ही चाहिए। अब सब्जेक्ट तो मैंने बता दिया, जो कार्य को करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है ना। फिर आपको पता होना चाहिए वर्ब। अब ये तो मैम ने बहुत अलग बात बता दिया, वर्ब के बारे में तो हमने सुना ही नहीं, तो वर्ब कैसे लगाए? वर्ब तो वही है जो मैंने यहाँ पर बताया, क्रिया, एक्शन, जो आप फिजिकली जैसे पढ़ना को रीड बोलते हैं, तो वही तो वर्ब कहलाते हैं। एंड आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट भी मैंने आपको बता रखा है ना। अब देखिए, ये जो वर्ब की बात मैंने किया ना, ये वर्ब भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब, एक होते हैं मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, ये हेल्पिंग वर्ब को कहा जाता है सहायक क्रिया। और मेन वर्ब को कहा जाता है मुख्य क्रिया, यानी कि इसका मुख्य काम होता है। मेन वर्ब का मुख्य काम होता है, और सहायक वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है जो सेंटेंसेस को सही फ्रेम करने में मदद करता है, सहायता करता है। दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब, जो मदद करता है वही तो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। ओके, तो ये सब आप सेंटेंसेस के थ्रू ज़्यादा बेटर से समझोगे। तो याद रखना, एक्शन वर्ब में आपके वर्ब 2 टाइप के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। ऑलराइट, आगे देखिए। आगे हम बात कर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर मैं आपको और एक चीज़ क्लियर करना चाहती थी। यहाँ पे आप देख सकते होगे, ये जो टाइम है ना, टाइम कैसे पता करेगा? मैंने बताया था ना कि टाइम आपको कैसे पता करना है, टाइम कैसे लिखना है आपको। तो आप 2 o'clock 3 o'clock करके टाइम नहीं लिख सकते। आप लिखोगे इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, हैज, हैव, हैड, विल हैव। यानी कि आप इसका यूज़ करोगे तो ही पता चलेगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। अब मैम ने और कंफ्यूज कर दिया, पता कैसे चले कि कौन प्रेजेंट में आता है, कौन पास्ट में आता है? तो डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं आपको क्लियर करवाऊंगी। देखिए, तो अब याद रखिए, ये जो सेंटेंस होता है ना, ये 2 टाइप के होते हैं, नो एक्शन, एक्शन यानी कि बिना क्रिया वाली वाक्य, और क्रिया वाला वाक्य। अब ये बात करते हैं, जो हम 100% की जो इंग्लिश बोलते हैं ना, हमारे जो लाइफ में हम 100% की इंग्लिश बोलते हैं, उनमें 3% का सिर्फ पूरे वर्ल्ड में, ओके, पूरे वर्ल्ड में 3% नो एक्शन वाले सेंटेंस बोलते हैं, और 97% एक्शन वर्ब वाली सेंटेंस बोलते हैं। यानी कि हम ज़्यादातर वो सेंटेंसेस बोलते हैं जहाँ पे हम फिज़िकली कोई कार्य करते हैं। तो फिज़िकली कोई क्रिया करना है आपको, तो वो सेंटेंसेस 97% सेंटेंस बनते हैं। यस, और इसके बहुत सारे टॉपिक्स भी होते हैं, तो ये अभी मैं क्लियर नहीं करवा रही हूँ, यस, बस बेसिक से नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ। ओके, तो ये तो आपका क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं सेंटेंस, यानी कि बिना क्रिया वाला वाक्य, यानी कि नो एक्शन। हम पहले बात करेंगे नो एक्शन। एक्शन वाले पहले 3% जो है ना, वो सीख के हटा देते हैं ताकि टेंशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक्शन वाले 97% वाले पे जाएंगे। ओके, तो पहले 3% वाले को काम तमाम करते हैं। ओके, सो नो एक्शन। नो एक्शन यानी कि बिना क्रिया वाली वाक्य, यानी कि इनमें कोई क्रिया आपका नहीं होता है। तो नो एक्शन आपके 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट को कहा जाता है वर्तमान काल। ओके, प्रेजेंट को कहा जाता है वर्तमान काल, और पास्ट को कहा जाता है भूतकाल। पास्ट को कहा जाता है भूतकाल, एंड फ्यूचर को कहा जाता है भविष्यकाल। भविष्यकाल। अब सिंपली अगर मैं अपने भाषा में बताऊं तो वर्तमान काल में जो अभी चल रहा है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ ना, तो ये अभी हमारा वर्तमान काल हो रहा है। पास्ट यानी कि भूतकाल, यानी कि मैंने आपको 10 मिनट पहले कुछ बोला था ना, कुछ पढ़ाया था, तो वो 10 मिनट पहले जो मैंने बोला था वो बात कहला जाएगी भूतकाल, यानी कि वो पास्ट की बातें कहला जाएगी। ओके, और फ्यूचर यानी कि आने वाले समय में। अभी देखिए कितने देर तक क्लास चलता है, शायद 20 मिनट में और कुछ अलग बात बता दूँ, ठीक है। तो ये जो 10 मिनट आगे या पीछे, या 5 मिनट, 1 मिनट भी आगे पीछे की बात करते हैं ना, तो वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में बदल जाता है।
यानी कि जो अभी बोल रही हूँ वही से प्रेजेंट है, इसके 1 मिनट पहले वाला पास्ट है और इसके 1 मिनट बाद वाला फ्यूचर है। ओके, तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ये क्लियर हो गया। अब हम जो नो एक्शन वाले, अभी मैंने क्या बोला, सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं, नो एक्शन, अनएक्शन। तो हम यहाँ पर बात करें नो एक्शन वाले सेंटेंस, तो नो एक्शन वाले सेंटेंस की भी 2 कैटेगरीज होते हैं, यानी कि इसे भी 2 तरीके से बनाया जाता है। तो कैटेगरीज नंबर 1 की अगर हम बात करें तो उनमें आता है हूँ, हा, यानी कि ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट में की हिंदी आइडेंटिफिकेशन कैटेगरी 1 में आपका हे, हूँ, हो आता है। और अगर कैटेगरी में 2 में आप देखोगे तो प्रेजेंट में पास है या में है ऐसा सेंटेंस आएगा। ओके, और अगर आप पास्ट की बात करते हो, दैट मीन्स भूतकाल की बात करते हो, तो आपका कैटेगरी 1 में आ जाएगा था, थे, थी। ठीक है, मैं एक डॉक्टर था, मैं एक टीचर था, ये हो गया हमारा पास्ट कैटेगरी 1। और अगर आप कैटेगरी 2 में देखोगे तो कैटेगरी 2 में पास्ट था या में था। मेरे पास एक कार था, मतलब पास्ट में था, अब नहीं है। ऑलराइट, और फ्यूचर की बात करोगे तो कैटेगरी नंबर 1 में अगर आप देखोगे तो होगा, होगा, होगी, होंगे, यानी कि मेरे पास एक कार होगा, यानी कि आने वाले समय में होगा। ओके, और कैटेगरी नंबर अगर 2 की बात करते हो, यानी कि पास होगा या में होगा, उसके पास एक कार होगा, उसके पास एक बाइक होगी, यानी कि होगा, होगी, फिर कैटेगरी नंबर 2 में आते हैं, फ्यूचर में आते हैं। ओके, तो नो एक्शन वाले प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आपको ये क्लियर हुआ ना। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये है, हूँ, हो के लिए कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं और पास है के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब आते हैं, ये सब हम क्लियर कर लेते हैं। तो अगर आप प्रेजेंट के कैटेगरी नंबर 1 जिसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या थी, है, हूँ, हो, है ना, तो उसमें जो इंग्लिश में अगर आप बनाओगे तो उसके लिए आपको इज एम आर का यूज़ करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ कि मैं एक टीचर हूँ, तो मैं ये सेंटेंस को बोलूँगी आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। ओके, अगर मैं बोलूँ, यहाँ चले हमने आई के साथ एम का यूज़ किया, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, देखिए ही, शी, इट, या फिर किसी एक पर्सन, यानी कि याद रखिए सिंगल व्यक्ति, उसकी बात करोगे तो उसके साथ इज का यूज़ करना होगा। और अगर यू, वी, दे या प्लूरल यानी कि बहुत सारे बहुवचन की बात करोगे तो वहाँ पे आपको आर का यूज़ करना होगा। ओके, तो ये क्लियर हो गया। तो आई एम अ टीचर, अगर आप इज का यूज़ करोगे, वह एक टीचर है या वह एक विद्यार्थी है, ही इज़ अ स्टूडेंट। तुम एक लॉयर हो, यू आर अ लॉयर, है ना। तुम एक जज हो, यू आर अ जज। तो इस तरह से मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, मैं दुखी हूँ, आई एम अपसेट। ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। और अगर हैज़, हैव की अगर आप बात करोगे तो इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन था पास है या मैं है। जैसे मेरे पास एक कार है तो मैं ये सेंटेंस को बोलूँगी आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। ओके, जब आपके पास कुछ रहता है तो आप बोलोगे आई हैव अ कार। ओके, और हैज़ और हैव किसके साथ लगता है, तो ही, शी, इट के साथ आपका हैज़ लगता है, और यू, वी, आर के साथ आपका लग जाता है हैव, और इसमें आपका आई भी जुड़ जाता है। ठीक है, इसमें आपका आई भी जुड़ जाता है अगर हैव की अगर आप बात करते हो तो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं पास्ट की कैटेगरी नंबर 1 में, जिसमें था, थे, थी हिंदी आइडेंटिफिकेशन। उसमें इंग्लिश में हम यूज़ करेंगे वॉज या वर। जैसे वॉज लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एंड वर लगता है प्लूरल के साथ, लेकिन आई के साथ भी वॉज ही लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, सो अगर मैं बोलूँ कि मैं एक स्टूडेंट थी, पास्ट में मैं एक स्टूडेंट थी, तो मैं बोलूँगी आई वॉज अ स्टूडेंट, आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट थी, आई वॉज अ स्टूडेंट।
ओके अगर हम हैड की बात करते हैं, जैसे मेरे पास एक कार था, अभी है नहीं, मेरे पास एक कार था, तो मैं बोलूँगी आई हैड अ कार। और हैड का यूज़ ऑल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, तो हम बोलेंगे आई हैड अ कार। ओके मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। अगर हम विल बी की बात करेंगे, फ्यूचर में आ गए, अगर हम विल बी की बात करेंगे तो इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन होगा होगा, होंगी, होगे। ओके तो अगर आप ऐसे बोलोगे जैसे मैं तुम्हारा दोस्त होऊंगा, मतलब आने वाले समय में, अभी नहीं है, आने वाले समय कल तक मैं तुम्हारा दोस्त होऊंगा, तो मैं बोल सकती हूँ आई विल बी योर फ्रेंड। आई विल बी योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त होऊंगा, आई विल बी योर फ्रेंड। इसी तरह से तुम एक टीचर होगे, यू विल बी अ टीचर। ओके तो इससे आप बना सकते हो। अब विल हैव का मतलब था पास होगा, कोई चीज़ पास होगा। जैसे मेरे पास एक फ़ोन होगा, मान लो मैंने ऑर्डर किया है तो मेरे पास कल तक आएगा, यानी कि कल फ्यूचर में मेरे पास एक फ़ोन होगा, तो हम बोलेंगे आई विल हैव अ फ़ोन। आई विल हैव अ फ़ोन, मेरे पास एक फ़ोन होगा, आई विल हैव अ फ़ोन। ओके तो प्रेजेंट और पास्ट एंड फ्यूचर में क्या सेंटेंसेस आते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके अब बात कर लेते हैं कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे मैं कार में हूँ, तो मैं कार में हूँ, ये हमारा देखिए है, हूँ पे सेंटेंस ख़त्म हो गया। ईज़ एम आर यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम, यहाँ पर हमारा कैटेगरी नंबर 1 है, तो हम ईज़ एम आर से ये सेंटेंस का एंड करेंगे, मतलब मिडिल में लगेगा हेल्पिंग वर्ब। मेरे पास कार है, इसमें हम रखेंगे पास है, यानी कि हैज़, या हैव का यूज़ करेंगे प्रेजेंट में। मैं कार में था, यानी कि ये हम इसमें यूज़ करेंगे, कैटेगरी नंबर 1 है, दैट मीन्स यहाँ पर वॉज या वर का यूज़ करेंगे। और मेरे पास कार थी, यानी कि पास्ट में थी, तो हम हैड का यूज़ करेंगे। मेरे पास मैं कार में हूँगा, यानी कि ये फ्यूचर की बात करो, वर्ब का यूज़ करेंगे। एंड मेरे पास कार होगी, फ्यूचर में कोई चीज़ पास होगी, कैटेगरी नंबर 2 की बात कर रहे हैं, तो हम यूज़ करेंगे विल हैव का। ओके सो इस तरह से आप सेंटेंसेस, मैंने बता भी दिया कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं। तो एक एक सेंटेंसेस वैसे भी आप बनाकर मुझे कमेंट में ज़रूर चेक करवा कि आखिर सेंटेंस होते क्या है। सेंटेंस मतलब इंग्लिश के ना बेसिक, यानी कि उसके रूट, जड़ को अभी हम सीखते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे ईज़ एम आर पे, हमारा ये टॉपिक बेस्ट है। चलिए ईज़ एम आर को साइड करते, पहले हम सेंटेंस को समझते हैं कि ये सेंटेंस होते क्या है। तो सेंटेंस, जब हम सेंटेंस यानी कि वाक्य, जब हम एक वाक्य बनाते हैं तो उनमें हमें 4 चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट, हमें सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। सेकेंड, हमें ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। थर्ड, हमें टाइम ऑफ वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। एंड फोर्थ, फुल स्टॉप आपको लगानी पड़ेगी अगर एंड ऑफ द सेंटेंस है तो। ओके अब देखिए, अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, टाइम ऑफ वर्ड्स, ये सब होते क्या है। अक्सर स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा टाइम ऑफ वर्ड्स है, ये समझ नहीं पाते, जिनकी वजह से उनकी सेंटेंसेस रॉन्ग हो जाती है। तो सब्जेक्ट यानी कि किसी का नाम या जिसके बारे में बात हो रही हो। अभी नहीं समझ में आया ना, डोंट वरी, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगी। किसी का नाम या जिसके बारे में बात हो वो सब्जेक्ट कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, राम मेरा दोस्त है। अब एकदम सिंपल, एकदम शॉर्ट ट्रिक है, जब आपका जो क्वेश्चन रहेगा कौन से स्टार्ट, मतलब कौन करके जो जवाब आएगा आपका, वो आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे राम मेरा दोस्त है, मैं पूछूंगी मेरा दोस्त कौन है, मेरा दोस्त कौन है, तो क्या जवाब आया, राम, तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। यानी कि कौन करके जो हमारे जवाब आते हैं वो हमारे सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो मेरा दोस्त कौन है, राम, तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। समझ में आया। एंड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट, और चलिए ऑब्जेक्ट को पहले बात देते हैं, पहले हम टाइम ऑफ वर्ड्स के बारे में देखते हैं। टाइम ऑफ वर्ड्स यानी कि समय की सूचना देने वाले, जो समय की सूचना देते हैं। अब यहाँ पर समय की सूचना देना मतलब, जैसे कि आपके हैं, आप सेंटेंस के एंड में आप देख रहे होंगे, जैसे यहाँ पर है लिखा हुआ है, हो, हूँ, ऐसे वर्ड्स लिखे होते हैं। या फिर कभी कभी आपको देखने को मिलते हैं था, थे,
थी, ऐसे भी वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, या फिर होगा, होगी। यही 3 तरह के सेंटेंसेस, होगा, होगी, होंगे, ऐसे ही 3 तरह के ही सेंटेंस, एक है, हो, हूँ, था, थे, थी, होगा, होगी, होंगे, ऐसे ही 3 तरह के सेंटेंसेस आपको कोई सा भी सेंटेंस में देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है, ना फ्यूचर है। तो अगर है, हो, हूँ अगर आपको देखने को मिलता है तो आप आँख बंद करके समझ जाना कि ये प्रेजेंट है, यानी कि जो अभी चल रहा है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो ये प्रेजेंट है, हमारा प्रेजेंट चल रहा है। ठीक है, तो है, हूँ, ये देखकर आपको ये पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट है। था, थे, थी, अगर आप सेंटेंस के एंड में यानी कि यहाँ पर अगर आप था, थे, थी देख लोगे तो आप समझ जाना वो पास्ट है, यानी कि बीता हुआ कल है। कल मैंने आपको दूसरे टॉपिक्स पढ़ाए थे, तो कल पढ़ाए थे ना, यानी कि वो पास्ट था। मैंने कल आपको पढ़ाए थे बोल रही हूँ, यानी कि था, थे, थी आपके पास्ट में लगते हैं। होगा, होगी, होंगे ये आपके फ्यूचर में लगते हैं। ठीक है, कल मैं आपको और नए टॉपिक्स पढ़ाऊंगी, गागेगी आ रहे ना, यानी कि होगा, होगी, होंगे, ऐसे सेंटेंसेस आपके फ्यूचर में आते हैं। यानी कि अगर आप ये देख लेते हो तो आप समझ जाओगे ये प्रेजेंट है, था, थे, थी देख लोगे यानी कि ये पास्ट है, होगा, होगी, होंगे देख लोगे तो यानी कि ये फ्यूचर है। ठीक है, तो ये टाइम ऑफ वर्ड्स आपको पहचानना आना चाहिए, टाइम ऑफ वर्ड्स से ही सारे बनते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया, टाइम ऑफ वर्ड्स समझ में आ गया। एंड देखिए अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की। अब यहाँ पर पहले टाइम ऑफ वर्ड्स जो हमने सीखा, एक्चुअल में पहले उसे समझ लेते हैं कि टाइम ऑफ वर्ड्स इस सेंटेंसेस में है क्या। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, राइट। टाइम ऑफ वर्ड्स यानी कि मैंने क्या बोला, ये सारे वर्ड्स हमारे टाइम ऑफ वर्ड्स हैं, यानी कि है इसमें आ रहा है तो ये हमारा टाइम ऑफ वर्ड्स है, टाइम ऑफ वर्ड्स, TOW। ठीक है, टाइम ऑफ वर्ड्स तो है हमारा टाइम ऑफ वर्ड्स है, यानी कि ये हमें पता चल गया कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है। अब बात आती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट और टाइम ऑफ वर्ड्स के अलावा वाक्य में जो कुछ बचता है वो सारे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। यानी कि सब्जेक्ट हमारा राम है, ऑब्जेक्ट हमारा है, टाइम ऑफ वर्ड्स हमारे है। ये दोनों को छोड़कर क्या बच गया है, मेरा दोस्त। मेरा दोस्त जो बच गया है ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट और टाइम ऑफ वर्ड्स को छोड़कर जो बच जाता है वो कहलाते हैं ऑब्जेक्ट। क्लियर है, ये समझ में आ गया। एंड लास्ट में बच जाते हैं फुल स्टॉप। अब जैसे हिंदी आप सीखते हो, हिंदी के वाक्यों को लिखते हो, तो आपको हिंदी लिखने के लास्ट में आपको पूर्ण विराम, यानी कि आपकी बातों, आपकी जो सेंटेंस है वो ख़त्म होती है तो आपको लास्ट में पूर्ण विराम देना होता है। जैसे यहाँ पर आपका सेंटेंस ख़त्म हुआ तो पूर्ण विराम मैंने दिया है। और वैसे ही जब आप उस सेंटेंसेस की इंग्लिश ट्रांसलेट करोगे तो इंग्लिश का जब एंड होगा, आपका सेंटेंस का जब एंड होगा तो वहाँ पे आपको फुल स्टॉप का यूज़ करना होगा। ओके, फुल स्टॉप का, जब इंग्लिश वाले सेंटेंसेस की एंड होगी तो वहाँ पे आपको फुल स्टॉप का यूज़ करना होगा। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब नेक्स्ट ये चीज़ तो यहाँ पर तो आपने समझ लिया कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, टाइम ऑफ वर्ड्स क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है। अब एक सेंटेंस, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन एक सेंटेंस आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो आप मेरे साथ ये वाला समझ के चलिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट है रिया बहुत चालाक लड़की है। तो यहाँ पे जो आपका रिया बहुत चालाक लड़की है, अब इसमें से आपको पहचानना है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और टाइम ऑफ वर्ड्स क्या है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, सब्जेक्ट क्या है, जब हमें कौन करके जो जवाब मिलते हैं वो हमारे कहलाते हैं सब्जेक्ट। तो रिया बहुत चालाक है। अगर मैं आपसे पूछूं बहुत चालाक कौन है, बहुत चालाक कौन है, तो आपका जवाब क्या आ रहा है, रिया। बहुत चालाक कौन है, रिया। तो रिया हमारी कहलाएगी सब्जेक्ट, रिया हो जाएगी हमारी सब्जेक्ट। बहुत चालाक कौन है, रिया, यानी कि रिया हमारी सब्जेक्ट हो गई। कौन करके जो जवाब निकलते हैं वो हमारे सब्जेक्ट कहलाते हैं, है ना। अब टाइम ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं, ये लास्ट वाले हैं, हूँ, है, ये हमारे क्या होते हैं, टाइम ऑफ वर्ड्स होते हैं, है ना। और सब्जेक्ट और टाइम ऑफ वर्ड्स को छोड़कर जो भी बच जाते हैं वो कहलाते हमारे ऑब्जेक्ट, है ना। एक मिनट, वही कहलाते हैं हमारे ऑब्जेक्ट। यानी कि ये बात आपको समझ में आ गई, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और टाइम ऑफ वर्ड्स क्या है। और फुल स्टॉप की बात रही तो जब सेंटेंस की एंड होगी तो लास्ट में आपको, जब आपका सेंटेंस फाइनली ख़त्म होगा तब वहाँ पे आपको फुल स्टॉप का यूज़ करना है। ओके,
चलिए अब आगे देखिए, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई, एक इजी वाले सेंटेंस मैंने दिया तो ये आपको समझ में आ गई, लेकिन एक और सेंटेंस है, अब इसमें आपको बताने हैं कि इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और टाइम ऑफ वर्ड्स क्या है। जैसे रोहन का भाई शिक्षक है, अगर आप ये सेंटेंस को देखोगे तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है, तो मैं आपको 100% या 99 100 क्या 200% मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप यही बोलोगे कि रोहन हमारा सब्जेक्ट है हमारा टाइम ऑफ वर्ड्स है, एंड का भाई शिक्षक हमारा ऑब्जेक्ट है क्या, यही आप बोलोगे। लेकिन इट्स टोटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है, ऐसे आपको नहीं बोलना है। मैंने क्या बोला, कौन करके जो जवाब आएगा वो हमारे सब्जेक्ट हो सकता है। अब सब्जेक्ट छोटा हो सकता है, सब्जेक्ट बड़ा हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट कौन करके जो जवाब आएंगे वही हमारे सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो रोहन का भाई शिक्षक है, तो मैं क्या बोलूँगी, का भाई शिक्षक कौन है, ऐसा नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी किसका भाई, या फिर कौन शिक्षक है, कौन शिक्षक है, मैं ये पूछूंगी ना, कौन करके जवाब आएगा, कौन शिक्षक है, तो आप बोलोगे रोहन का भाई। तो हमारा जवाब क्या आया, कौन करके सवाल के, तो हमारा जवाब आया रोहन का भाई। तो रोहन का भाई हमारा हो गया सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट छोटा भी हो सकता है, सब्जेक्ट बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। और लास्ट में है, हूँ, था, थे, थी, होगा, होगी, ये वाले हमारे टाइम ऑफ वर्ड्स कहलाते हैं। और टाइम ऑफ वर्ड्स और सब्जेक्ट को छोड़कर जो बच जाते हैं, यानी कि शिक्षक बच गए, ये हमारे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको क्लियर हो गया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, टाइम ऑफ वर्ड्स क्लियर हो गया, और सेंटेंस की एंड होगी तो वहाँ पर फुल स्टॉप आपको लगाने हैं। ओके, ऑलराइट, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट अब बात करते हैं, अब हमें ये देख लेते हैं कि किन वर्ड्स का मतलब क्या होता है। जैसे कि आई का यूज़ करेंगे मैं के सेंस में, अगर आपके हिंदी वाले सेंटेंस में मैं आएगा, जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, या फिर मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो मैं करके जो भी क्वेश्चन आप करोगे तो मैं के लिए आपको आई का यूज़ करना होगा इंग्लिश में। तुम के लिए आपको यू का यूज़ करना होगा, तुम बोल लो, या फिर आप बोलो, तुम लोग बोलो। यानी कि ये जो यू वर्ड होता है ना, ये यू वर्ड होता है ना, ये सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। यानी कि आप इसे तुम, तो आप के साथ भी यूज़ कर सकते हो, या तुम लोग या आप लोग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। यानी कि ये सिंगुलर में भी होते हैं, प्लूरल में भी होते हैं। हम का मतलब होता है वी, वे अगर आपको दिया रहेगा वे या वे लोग, यानी कि आप प्लूरल की बात कर रहे हो तो आपको यूज़ करने होंगे दे। वह किसी मेल पर्सन की बात करोगे, ठीक है, पुल्लिंग की, ठीक है, पुरुष की, तो मेल पर्सन की बात करोगे तो ही, और वह किसी फीमेल की बात करोगे यानी कि स्त्री की बात करोगे तो वहाँ पे आपको शी का यूज़ करना है। यह यानी कि इट। मेरा अगर आपके सेंटेंस में आता है तो आप माई का यूज़ करोगे, जैसे मेरा घर, माई हाउस, मेरी किताबें, माई बुक्स। ओके, तो इस तरह से तुम्हारा अगर आपके सेंटेंस में रहेगा तो आपको योर का यूज़ करना है, योर बुक, योर हाउस, योर फोन। ओके, तो योर का यूज़ करेंगे। हमारा अगर आपके सेंटेंस में दिया रहेगा तो आपको आवर का यूज़ करना है, और उनका अगर दिया रहता है तो आपको देयर का यूज़ करना है। ओके, उसका किसी मेल पर्सन के लिए, किसी मेल पर्सन का दिया रहेगा, उसका रहेगा तो हिज का यूज़ करेंगे। उसकी किसी फीमेल के लिए, ठीक है, फीमेल के लिए आपको हर का यूज़ करना है। इसका किसी नॉन लिविंग थिंग्स की आप बात कर सकते हो, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आपको इट्स का यूज़ करना है। मुझे के सेंस में आपको मी का यूज़ करना है, तुम्हें के सेंस में आपको यू का यूज़ करना है। हमें के लिए अस का यूज़ कीजिएगा, उन्हें के लिए दैम, उसे के लिए हिम, फिर उसे, देखिए उसे के लिए हिम यानी कि ये मेल के लिए यूज़ हुआ है, और उसे यानी कि ये फीमेल का लिए यूज़ हुआ है, जिसके लिए आपको हर का यूज़ करना है। और इसे नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर लो, वेदर की बात कर लो, सीज़न की बात कर लो, डेट की बात कर लो, मंथ्स की बात कर लो, तो आप इट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब वर्ड आपको पता होना चाहिए, तभी आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं ये जो सब्जेक्ट्स होता है ना, इनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स लगती है, क्योंकि जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब्स लगाना आना चाहिए, वरना हमारे सेंटेंस बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, जैसे अगर हम बात करते हैं आई का मतलब मैं होता है, अभी हमने देखा, तो आई के साथ प्रेजेंट में एम या हैव लगाए जाते हैं, पास्ट में वॉज या हैड लगाए जाते हैं, और फ्यूचर में विल बी या विल हैव दोनों लगाए जाते हैं। ओके, अगर आप यू की बात करते हो, यू यानी कि तुम,
प्रेजेंट में आपको आर या हैव का यूज़ करना है, पास्ट में वर या हैड का यूज़ करना है, एंड फ्यूचर में विल बी या विल हैव का यूज़ करना है। हम यानी कि इसकी इंग्लिश वी होती है, वी के साथ आर या हैव का यूज़ करेंगे क्योंकि ये प्लूरल होते हैं। ये जो तीनों होते हैं ना, ये हमेशा याद रखिएगा, यू, वी और दे, ये प्लूरल में काउंट होते हैं। तो प्रेजेंट में आर हैव, पास्ट में वर हैड, एंड फ्यूचर में विल बी विल हैव, क्योंकि फ्यूचर में सभी के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगती है, विल। अब विल के साथ आप बी भी यूज़ कर सकते हो, विल के साथ हैव भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके टेंसेस के अकॉर्डिंग लगते हैं। ठीक है, दे भी मैंने जैसे बोला कि ये प्लूरल होते हैं, तो प्रेजेंट में आर या हैव लगते हैं, पास्ट में वर या हैड लगते हैं, एंड फ्यूचर में विल बी या विल हैव का यूज़ किया जाता है। वह यानी कि ये किसी ही पुरुष के लिए बात हो रही है, तो ये प्रेजेंट में इज़ या है। अब ही, शी, इट, ये तीनों जो होते हैं ये सिंगुलर में काउंट होते हैं, यानी कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो सिंगुलर वाली लगती है। इज़ या हैज़, पास्ट में वॉज या हैड, फ्यूचर में विल बी या विल हैव। शी यानी कि वह, प्रेजेंट में इज़ हैज़, पास्ट में वॉज हैड, फ्यूचर में विल बी या विल हैव। एंड इट के साथ भी आपका प्रेजेंट में इट इज़ हैज़, पास्ट में वॉज हैड और फ्यूचर में विल बी या विल हैव का यूज़ किया जाता है। तो ये पता होना चाहिए, जब आप कोई सेंटेंस को फ्रेम करोगे तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ किया जाता है। अगर आपको ये पता नहीं होगी तो आप करेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ नहीं कर पाओगे। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब हम सेंटेंसेस को सेंटेंस कितनी कैटेगरीज के होते हैं, ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंसेस की कितनी कैटेगरीज होती है प्रेजेंट में, पास्ट में एंड फ्यूचर में, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे बात कर लेते हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का मतलब सबसे पहले ये जान लो कि साधारण वाक्य, यानी कि नॉन एक्शन वाले वाक्य, इनमें कोई एक्शन नहीं होती है। एक्शन मीन्स क्रिया, फिजिकली एक्टिविटीज़, जैसे रोना धोना, गाना पीना, सोना धोना, रोना, बोलना, सुनना, बैठना, उठना, ये सब जो होते हैं, जो आप फिजिकली कोई कार्य करते हो तो वो आपका एक्शन वर्ब कहलाते हैं। और ये नॉन एक्शन होते हैं, यानी कि इनमें कोई काम नहीं होता है। मैं एक टीचर हूँ तो टीचर होना क्या काम है? नहीं। मैं बीमार हूँ तो बीमार होना क्या काम है? नहीं ना। तो सिंपल सेंटेंसेस नॉन एक्शन होता है, यानी कि इनमें कोई एक्शन नहीं आती है। अब बात कर लेते हैं ये तीन टाइप में, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस आप 3 तरह से बना सकते हो, एक प्रेजेंट में बात कर सकते हो, पास्ट में एंड फ्यूचर में। ये 3 टेंसेस के अकॉर्डिंग आप सेंटेंसेस बनाओगे। तो प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1 देखो, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 होते हैं, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी एंड फ्यूचर के भी। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1, जिसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन है, हैं, हो, ऐसे आएंगे। जैसे मैं एक टीचर हूँ, वह एक गायक है, वह ईमानदार है, मैं तैयार हूँ, वह बिज़ी है। ठीक है, तो है, हूँ, है, ऐसे वाले शब्द आएंगे। तो पॉजिटिव, पी यानी कि पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस पे आपको इज़, एम, आर का यूज़ करना है। अगर आपके सेंटेंस में नहीं का जिक्र नहीं रहता, यानी क्या वो सेंटेंस आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, और पॉजिटिव सेंटेंस पे आपको इज़, एम, आर का यूज़ करना है। वहीं पर अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है तो इज़, एम, आर के जस्ट बाद आपको नॉट का यूज़ करना है प्रेजेंट में। ओके, अब पास्ट के कैटेगरी, चलिए प्रेजेंट के कैटेगरी नंबर 2 भी देख लेते हैं, देन हम पास्ट में चलेंगे। ठीक है, तो अगर हम प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 देखें तो इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन पास है, या फिर मैं है, या फिर जैसे भाई बहन के साथ भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, भाई बहन के साथ, जैसे मेरे 2 भाई हैं, मेरे एक बहन है। ठीक है, तो इसके जब पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पॉजिटिव सेंटेंस में आपको हैज़ या हैव का यूज़ करने होंगे, और लेकिन जब इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो आपके कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट हैज़ हैव के बाद डायरेक्ट नॉट का यूज़ कर देते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग होते हैं। आपको नॉट का यूज़ नहीं करना है, आप इसमें यूज़ करोगे डू डज का। जब इसके नेगेटिव बनाओगे, हैज़ हैव का नेगेटिव बनाने में आपको डू या डज का यूज़ करना है, देन आप नॉट का यूज़ करोगे, उसके बाद आप हैव का यूज़ करोगे। अब आप बोलोगे मैम इसमें हैज़ का यूज़ नहीं कर सकते? जी बिल्कुल नहीं, हैज़ का यूज़ नहीं होता है, हैव का यूज़ होता है डू डज के साथ। ठीक है, पॉजिटिव में आपको हैज़ हैव का यूज़ करना है, बट इसके नेगेटिव में आपको डू डज के बाद नॉट, देन आपको हैव का यूज़ करना है। ये प्रेजेंट की हो गई। अब हम बात कर लेते हैं पास्ट की। तो पास्ट की कैटेगरी नंबर 1 की बात करेंगे तो इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन, 1 मिनट, इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन रॉन्ग है, मैं यहाँ पर कट करके इसे राइट कर देती हूँ। कैटेगरी नंबर 1 की हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है था, थे, थी।
था, थे, थी, इसकी पास्ट की कैटेगरी नंबर 1 की आइडेंटिफिकेशन होती है। इसके पॉजिटिव सेंटेंस में आपको वॉज वर्ब का यूज़ करना है और नेगेटिव सेंटेंस में वॉज वर्ब के बाद आपको नॉट का यूज़ करने हैं, ठीक है। और अगर आप बात करो कैटेगरी नंबर 2, इसका पास था, इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन पास था या मैं था या फिर भाई बहन था, जैसे मेरे 2 भाई थे, उसके पिताजी थे, ठीक है। तो ऐसे तो कैटेगरी नंबर 2 का हिंदी आइडेंटिफिकेशन पास था। इसकी जब आप बनाओगे नेगेटिव, पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो हैड का यूज़ करोगे, लेकिन नेगेटिव बनाओगे तो डिड, नॉट और हैव में बदल जाएगा। हैड आपका हैव में बदल जाएगा। जो भी चेंजेस हो गया ये डिड हो गया, ठीक है। डिड नॉट हैव का यूज़ करोगे कैटेगरी नंबर 2 का पास्ट का नेगेटिव में, ओके। अब बढ़ जाते हैं फ्यूचर की तरफ, ओके। फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1 की बात करो तो इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है होगा, होगी, होंगे, ऐसे इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है, होगा, होगी और होंगे, ठीक है। ऐसी आपको हिंदी आइडेंटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो इसके प्रेजेंट जब आप सेंटेंस बनाओगे, जब इसके पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो विल बी का यूज़ करना। अब इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाने में अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, वो कर देते हैं विल बी पहले यूज़ कर देते हैं, देन नॉट का यूज़ करते हैं, जो कि आपका ग्रामेटिकल बिल्कुल इनकरेक्ट सेंटेंसेस बनते हैं। तो आपको विल बी नॉट का यूज़ नहीं करना है, आपको यूज़ करना है विल नॉट बी, यानी कि विल और बी को अलग करके आपको बीच में नॉट का यूज़ करना है, देन विल नॉट बी का यूज़ करना है आपको नेगेटिव, फ्यूचर के नेगेटिव सेंटेंस में, ओके। अब कैटेगरी नंबर 2 की अगर आप बात कर लो तो इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन होगी पास होगा, पास होगी, पास होंगे, ऐसे वाले सेंटेंसेस, ठीक है। जिसका पॉजिटिव सेंटेंस अगर आप बनाओगे तो विल हैव का यूज़ करोगे और नेगेटिव सेंटेंस में विल हैव के बीच में नॉट का यूज़ करोगे। जैसे विल बी के बीच में नॉट यूज़ किया आपने, वैसे विल हैव के बीच में आपको नॉट का यूज़ करने हैं, ओके। तो ये रही हमारी सिंपल प्रेजेंट की ये चार्ट, जिनमें हम लोगों ने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के कैटेगरीज देखा, जो 2 कैटेगरीज होते हैं और दोनों मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे कोई सेंटेंसेस नहीं था, मैंने बस बता दिया कि पॉजिटिव कैसे सेंटेंसेस आएंगे और नेगेटिव में कैसे आपको नॉट का यूज़ करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात कर लेते हैं सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ओके। देखिए यहाँ पर हम पास्ट नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ प्रेजेंट जा रहे हैं। देखिए इसकी फर्स्ट पार्ट मैंने बना रखी हूँ, तो आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हो। ये हमारा सेकंड पार्ट है जहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद पास्ट देन फ्यूचर, ऐसे करके हम लाएंगे, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर पॉजिटिव सेंटेंस आप बनाओगे तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन इज़ेमार एंड ऑब्जेक्ट। इसका सेंटेंस कैसे होता है मैम, सेंटेंस भी बताइए, तो सेंटेंस भी बताती हूँ। देखिए इसके सेंटेंसेस कुछ इस तरीके से आते हैं, जैसे मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। इसके सेंटेंस ऐसे आते हैं। पहले हम हिंदी वाले सेंटेंस देख लेते हैं, देन हम इंग्लिश वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो पॉजिटिव सेंटेंस आपको बिल्कुल इस तरह से आएगा, मैं तैयार हूँ। नेगेटिव में नॉट का यूज़ किया गया, पहले सब्जेक्ट है, इज़ेमार है, नॉट है, ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो सेंटेंस बनेगा वो होगा मैं तैयार नहीं हूँ, मैं तैयार नहीं हूँ, ठीक है। मैं तैयार, यहाँ पर हूँ होगा, मैं तैयार नहीं हूँ। थर्ड आपका इंट्रोगेटिव, क्या मैं तैयार हूँ, क्या मैं तैयार हूँ। आप किसी से सवाल करो, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। एंड नेक्स्ट देखिए नॉट का यूज़ किया गया, तो आप ऐसे बोल सकते हो, क्या मैं तैयार नहीं हूँ, क्या मैं तैयार नहीं हूँ, क्या मैं तैयार नहीं हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखो, मैं क्यों तैयार हूँ, मैं क्यों तैयार हूँ, मैं क्यों तैयार हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन कर रहे हैं ना, क्वेश्चन मार्क लगेगा। मैं क्यों तैयार नहीं हूँ, मैं क्यों, एक मिनट, मैं क्यों तैयार नहीं हूँ, तैयार नहीं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए। देखिए हमारे स्ट्रक्चर कितना है, 1 2 3 4 5 6 स्ट्रक्चर, 6 सेंटेंसेस मैंने बताया। अब ये सेंटेंसेस को हम इस स्ट्रक्चर में बैठाकर इससे इंग्लिश बनाएंगे,
ओके। जैसे कि फर्स्ट है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, मैं तैयार हूँ। इसका स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट कौन तैयार है? मैं, यानी कि मैं के लिए हमें क्या यूज़ करने हैं, ये हमारा सब्जेक्ट हो गए, तो मैं के लिए आई का यूज़ कर दिए। उसके बाद आई के साथ इज, एम, आर में से क्या यूज़ होगा? तो मैंने बताया था आई के साथ एम यूज़ होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या हूँ? तैयार हूँ। ये हमारा मैं और टाइम एक्सप्रेशन वर्ड हट गया, तैयार बच गया, जिसके लिए हम रेडी का यूज़ कर देंगे। ठीक है, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। ठीक है। नेक्स्ट नेगेटिव है, सब्जेक्ट इज एम आर नॉट ऑब्जेक्ट, मैं तैयार नहीं हूँ। सब्जेक्ट तो हमारा आई हो जाएगा, आई के साथ हम एम का यूज़ करेंगे और इसके साथ हमें नॉट का यूज़ करना है, तो हम नॉट का यूज़ करेंगे। देन हमारा ऑब्जेक्ट क्या हमने अभी निकाला था? हमारा ऑब्जेक्ट है रेडी, तो हमें रेडी का यूज़ कर दिया। आई एम नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं हूँ। नेक्स्ट है क्या मैं तैयार हूँ, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सबसे पहले आपको इज एम आर का यूज़ करना है, देन सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट क्या है? मैं तैयार नहीं हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? हमें पता है, हम अंडरस्टूड है कि मैं सब्जेक्ट है, तो मैं के साथ आई होता है और आई के साथ एम लगता है, तो यहाँ पे हमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगानी है? एम का यूज़ करने हैं। तो हम बोलेंगे एम, फिर सब्जेक्ट आई, ऑब्जेक्ट यानी कि रेडी। एम आई रेडी, क्या मैं तैयार हूँ? एम आई रेडी। उसी तरह से क्या मैं तैयार नहीं हूँ, तो बिल्कुल सेंटेंस सही बनेंगे इज एम आर, देन सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट। इज एम आर में से एम का यूज़ करेंगे क्योंकि आई के साथ एम यूज़ होता है, देन सब्जेक्ट हमने यूज़ कर दिया, देन हमें नॉट का यूज़ करना है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो गया रेडी। एम आई नॉट रेडी, क्या मैं तैयार नहीं हूँ। ओके। नेक्स्ट है मैं क्यों तैयार हूँ। मैं क्यों तैयार हूँ, क्यों के लिए वाई का यूज़ होता है, WH फैमिली वर्ड्स, तो हमने क्या यूज़ कर दिया? हमने वाई का यूज़ कर दिया। उसके बाद वाई के बाद इज एम आर, तो हमारा सब्जेक्ट तो आई है, उसके अकॉर्डिंग हम एम का यूज़ करेंगे, देन सब्जेक्ट हमारा आई हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यानी कि रेडी। क्या मैं क्यों तैयार हूँ, मैं क्यों तैयार हूँ, वाई एम आई रेडी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मैं क्यों तैयार नहीं हूँ। मैं क्यों तैयार नहीं हूँ, तो सबसे पहले वाई का यूज़ करेंगे, क्यों के लिए हमने वाई का यूज़ कर दिया। देन इज एम आर में से एम का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट हमारा आई है, देन हमें नॉट का यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट हमारा रेडी है। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया वाई एम आई नॉट रेडी, मैं क्यों तैयार नहीं हूँ। ठीक है, तो ये हमारे 6 सेंटेंसेज है। आई एम रेडी, आई एम नॉट रेडी, एम आई रेडी, एम आई नॉट रेडी, वाई एम आई रेडी, वाई एम आई नॉट रेडी। तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। एक सेंटेंस लीजिए कोई सा भी, मैं गरीब हूँ, वह ईमानदार है, वह चालाक है, ऐसा कोई सा भी एक सेंटेंस ले लीजिए, उसके 6 सेंटेंसेस बनाइए और सभी को स्ट्रक्चर के थ्रू आप पूरी अच्छे से ट्रांसलेट कर लीजिए। देन देखिए 100% आप सीख जाओगे। उसके बाद क्या करना है, सिर्फ लिखने से तो आप सीख नहीं जाओगे, तो लिखने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा करके बोलने की भी शुरुआत करनी है। ठीक है, धीरे धीरे आप बोलते रहोगे ना, तो आपको आदत हो जाएगी बोलने की, फिर आप आराम से इसे बोल लोगे। तो आज की क्लास बस इतना ही तक रही, जहाँ पे मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट बता दिया, क्या उसके कैटेगरीज होते हैं, कौन से सब्जेक्ट का साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब्स लगती है, और सबसे ज़रूरी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, टाइम ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल बेसिक क्लास थी जो आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपको ये क्लास ज़रा सा भी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।